आम का अचार बनाने वाली चुड़ैल सास बहू। रात के समय गांव के शमशान घाट के नीचे एक भूत और चुड़ैलों की दुनिया थी, जहां पर सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। तभी अचानक से एक चुड़ैल अपनी सास से कहती है, क्या ये रोज रोज एक जैसा ही खाते रहते हैं हम लोग? वही हड्डी, वही मांस और वही खून। अरे कुछ खट्टा मीठा भी तो होना चाहिए ना। क्यों ना मैं इसके साथ आम का अचार बनाकर खाऊं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तभी उस चुड़ैल की सास कमला चुड़ैल उससे कहती है, तुझे आम का अचार खाना है? मेरे पास तेरे लिए एक सुझाव है। अभी आम का सीजन चल रहा है, चारों तरफ गांव के पेड़ों पर आम ही आम लगे हैं। जाकर उन आमों को तोड़ ले। क्या कहा? आम का सीजन चल रहा है और चारों तरफ खट्टी खट्टी कैरी भी लगी हुई है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इस बार तो मैं आम का बहुत ही बढ़िया अचार बनाऊंगी, लेकिन उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो आम का अचार बनाने की बहुत बड़ी गुरु हो, गुरु। और फिर भला एक शिष्य अपने गुरु को पीछे कैसे छोड़ सकता है? तेरे मुंह से मेरी इतनी सारी तारीफ मुझे हजम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुझे आम का अचार बनाने में मदद करूंगी। कमला के इतना कहने के बाद चुड़ैल और कमला दोनों शमशान घाट के नीचे से शमशान घाट के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद वो गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें कई सारे आम के पेड़ भी दिखाई देते हैं। कितने सारे आम के पेड़ हैं यहाँ पर! अरे वाह, अब तो मैं आम का अचार बना कर ही रहूंगी। जल्दी से इन आमों को एक टोकरी में भर लेती हूँ। ऐसा सोचकर चुड़ैल आम के पेड़ों से आम तोड़ती है और उन्हें टोकरी में रख लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी सास कमला के साथ उन आमों से आमों का अचार बनाने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपनी सास के साथ कई सारे आम के अचार बना लेती है। तभी अचानक से कमला कहती है, अरे अरे, तूने अचार बना तो लिया है, लेकिन इसे धूप में सुखाएगी कैसे? अगर तूने इसे धूप में नहीं सुखाया तो अचार तो बन ही नहीं पाएगा। चिंता क्यों करती हो सासू माँ जी? यह अचार धूप में सूखेगा भी और हम लोग इस अचार को खाएंगे भी। अब देखती जा मेरा कमाल। चुड़ैल झटपट से गांव के खाली खेत में अचार की सारी बरनी रख देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी सासू माँ से कहती है, कल जैसे ही धूप निकलेगी सबसे पहले मेरे अचारों के ऊपर पड़ेगी, जिसके बाद धीरे धीरे मेरा आम का अचार बिल्कुल पक जाएगा। लेकिन उसके लिए बस मुझे यहाँ अपने अचार की रखवाली करनी पड़ेगी। अरे लेकिन अगर कल गांव के लोग यहाँ आकर अचार चुरा के लेकर जाने लगे तो फिर क्या करेगी? फिर तो मैं उन्हें मार दूंगी, और अगर किसी ने मेरे अचार को हाथ भी लगाया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा अचार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इस बौड़म बहू का। इसको तो समझाना भी बेकार है। वैसे भी मैं क्यों इसके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ? मैं तो अपनी कब्र में जाकर आराम से सोऊंगी। इतना कहकर कमला कब्रिस्तान के अंदर अपनी कब्र में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पूरी रात भर अपने अचार की बरनी की रखवाली करती रहती है। जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल खेत के पास वाले पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी बरनियों को देखती रहती है। क्या बात है, आखिरकार धूप निकल ही गई। अब मेरा अचार भी अच्छी तरह से पक जाएगा और मैं अपना आम का अचार खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल वहां पर अपने अचार के पकने का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते वहां एक पुष्पा नाम की औरत अपने खेत में पानी डालने पहुंच जाती है। जैसे वो अपने खेतों में अचार की बरनी देखती है, वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये क्या, मेरे खेत में इतनी सारी अचार की बरनियां कहाँ से आ गई? मैंने तो अपने खेतों में आम के पेड़ के बीज बोए थे, लेकिन यहाँ तो पूरी अचार की बरनी रखी है। एक ही रात में ये कैसा कमाल हो गया। तभी वहां पर प्रमोद गांव के कुछ लोगों को लेकर पहुंच जाता है और पुष्पा से कहता है, अरे ओ पुष्पा की बच्ची, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने मेरे खेतों से सारे आम चोरी करके उनका आम का अचार डाल दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करती, मेहनत करनी बस की नहीं है क्या तेरे? अरे भाई साहब, ये कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम मेरे ऊपर? भला मैं क्यों तुम्हारे आम के खेत से चोरी करूंगी? तो फिर क्या तेरे भूत ने इन आम के अचार की बरनियां तेरे खेत में रखी हैं? बस मुझे इतना बता दे कि इतने सारे आम के अचार के लिए आम आया कहाँ से? अरे भाई साहब, मैं खुद नहीं जानती कि ये बरनियां आई कहाँ से। मैं तो बस अपने खेत में पानी देने आई थी, लेकिन तभी मेरी नजर इन बरनियों के ऊपर पड़ी जिनके अंदर अचार है। गांव के लोगों को आपस में एक दूसरे से बहस करते हुए देख चुड़ैल को बहुत मजा आ रहा होता है और वो अपने आप से कहने लगती है, ये तो बहुत मजेदार है। गांव के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सब तो मेरी सासू माँ जी को भी देखना चाहिए। अभी उन्हें बुलाती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपनी सासू माँ को बुला लेती है और उनसे कहती है, देखो तो सही सासू माँ जी, हमारे बनाए हुए आम के अचार के पीछे ये गांव के लोग कितनी बुरी तरह आपस में बहस कर रहे हैं। मुझे तो इन्हें देखकर बहुत मजा आ रहा है। हाँ सही कह रही है तू, देखकर तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ध्यान रख कहीं ये गांव वाले तेरे अचार की बरनियां उठा कर ना ले जाएं।
वे दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी प्रमोद पुष्पा से कहता है, अच्छा तो ये बात है। अगर तू कहती है कि अचार तेरा नहीं है तो मैं इन सभी अचार की बर्नियों को उठाकर लेकर जा रहा हूँ। इससे मेरे चोरी के आमों का कुछ तो मुनाफा होगा ही। इतना कहकर प्रमोद पुष्पा के खेत के अचारों को उठाने लगता है। जैसे ही चुड़ैल की नजर उसके ऊपर पड़ती है, चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उससे कहती है, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अचार की बर्नियों को हाथ लगाने की? अभी रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल प्रमोद को उसकी गर्दन से पकड़ती है और हवा में उठा लेती है। चुड़ैल, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मार रही है? तूने मेरी अचार की बर्नियों को हाथ लगाया, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगी। चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल प्रमोद को अपनी शक्तियों से जान से मार देती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गए हमारे गांव में? ऊपर से ये चुड़ैल हम लोगों से अचार के लिए लड़ रही है। तभी चुड़ैल की सासू माँ आ जाती है और गांव के लोगों से कहती है, कहाँ तक भागोगे? तुम लोगों ने हमारे अचार को छूकर बहुत ही गलत किया है। हमने पूरी मेहनत से इस अचार को बनाया था और तुमने इसे छूकर खराब कर दिया। अब देखो मैं और मेरी बहू तुम्हारा क्या हाल करती हैं। इतना कहकर कमला और उसकी बहू दोनों गांव में भौचाल मचाने लगती है। वो दोनों गांव के लोगों को पकड़ती है और उन्हें मारने लगती है। जैसे ही वो सबको मार देती है, कमला अपनी बहू से कहती है, आखिरकार रात के भोजन की तैयारी हो ही गई। अब बस हमारा अचार धूप में और सूख जाए। दोनों सास बहू चुड़ैल आपस में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं कि तभी वहां पुष्पा एक अघोरी बाबा को लेकर पहुंच जाती है। अरे चुड़ैल की बच्चियों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी धमकियों से हम दोनों नहीं डरेंगे। अच्छा तो तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर अघोरी बाबा अपने झोले से पवित्र गंगा जल निकालता है और उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर छिड़कते हुए एक मंत्र का जाप करने लगता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अघोरी के मंत्र पढ़ते ही दोनों चुड़ैल आग में जलने लगती हैं। देखते ही देखते उन दोनों को वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और गांव चुड़ैल के साए से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कच्चे आम की भूखी चुड़ैल। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मैं आम के लिए तरसती रहती थी क्योंकि मैं गरीब थी, और जब मरने के बाद मेरे हिस्से में आम का पेड़ आया तो उस पर भी आम के फल नहीं उगते। तभी चुड़ैल की सहेली माया से कहती है, अरे ओ चुड़ैल, देख तो सही मेरे पेड़ पर कितने बड़े कच्चे खट्टे मीठे आम उगे हैं। हाय कितने टेस्टी हैं। तू चाहे तो मेरे पेड़ से एक आम ले सकती है। तभी चुड़ैल माया के पेड़ के आमों को देखकर लालसा भरी नजरों से माया से कहती है, अरे बहन, नेकी और पूछ पूछ, अगर तू अपना आम देना ही चाहती है तो फटाफट मेरे पास एक आम फेंक दे। अंदर से आम खाने के लिए तड़प उठ रही है। है रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे तड़प तो तब मिटेगी ना जब तू मुझे आम खाने देगी। तभी एक आम माया के पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे यार, मैं तो तुझे आम देना चाहती थी, लेकिन वो देख आम तो नीचे गिर गया। अब मैं अपने पेड़ से नीचे तो नहीं उतर सकती। अगर तुझे आम खाना है तो जा मेरे पेड़ के नीचे से आम उठा ले। आम की लालसा में चुड़ैल अपनी दोस्त माया के पेड़ के नीचे जाती है और आम उठाकर वही खाने लगती है। तभी बगीचे में एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, हाय रे फूटी किस्मत मेरी, एक तो मेरे पेड़ पर आम नहीं उग रहे, बड़ी मुश्किल से एक आम मेरे हाथ लगा था, अब ये आदमी यहाँ आ गया। तभी चुड़ैल वहाँ से अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगती है। हाय रब्बा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? पहले तो आम खाने की वजह से ही मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब मुझे आम के पेड़ पर अपना घर मिला तो उस पेड़ के ऊपर ही आम नहीं उगते। तभी चुड़ैल उस आदमी को एक टोकरी में आम ले जाते हुए देखती है, जिसमें कई सारे कच्चे खट्टे मीठे आम रखे होते हैं। इतने सारे रसीले आम, इन्हें देखकर तो किसी की भी राल टपक जाए। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये आम खाने हैं। अब क्या करूं, कैसे आम खाऊं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस आदमी के कुछ कच्चे आमों को चुरा लूं, और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करना कोई पाप नहीं है, और हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चुड़ैल उड़कर उस आदमी के पास जाती है और चोरी चुपके से उसके आम उठा उठा कर खाने लगती है।
चुड़ैल एक एक करके उस आदमी की टोकरी के सारे आम खा जाती है, जिसके बाद उस आदमी को अपनी टोकरी अचानक से हल्की लगने लगती है। अरे ये क्या, मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लग रही है? अरे ये क्या, इस आदमी को पता चल गया। यहाँ से चल, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे वो आदमी अपनी टोकरी अपने सर से नीचे उतार कर देखता है, उसके अंदर एक भी आम नहीं होते। तभी उसे अपने सामने एक चुड़ैल हाथ में आम लिए दिखाई देती है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। ओहो, ये क्या हो गया? अब ये आदमी हर किसी को बता देगा कि इस बगीचे में चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस आदमी को मार देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी चुड़ैल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी को पकड़कर मार देती है और वहाँ से तुरंत चुड़ैल 9-2-11 हो जाती है। अब कोई मुझे आम खाने से नहीं रोक सकता। अगर आम खाने हैं तो मुझे चोरी तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उस दिन के बाद से चुड़ैल रात के समय गांव वालों के पास जाती है और उनके घर के अंदर से कच्चे आमों को चोरी करके खा जाती है। ऐसे ही वो हर रोज करने लगती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घरों से आम चोरी हो जाते हैं और एक दिन सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओए हरिया, मैं जानता हूँ तूने ही मेरे आम चुराए हैं। जल्दी से मेरे आम मुझे दे दे, वरना ये 2.5 किलो का हाथ सीधा तेरे मुंह पर आएगा। अरे भाई काशी, तू ये कैसी बात कर रहा है? भला मैं तेरे आम क्यों चुराऊंगा? ओए, अगर आम तूने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? काशी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरे आम चुराए हैं मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा, सातों को हाथ मारूंगा और एक साथ मारूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे हाथों से ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ेगा तो बंदा उठेगा नहीं, उठ जाएगा। वहीं दूर खड़ी हुई चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर काशी को देख रही होती है और हंसते हुए खुद से कहती है, काशी के बच्चे बहुत उड़ रहा है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय चुड़ैल इस बार दोबारा से काशी के घर ही जाकर कच्चे आमों की चोरी करने लगती है। हाय मेरे खट्टे मीठे कच्चे आम, कितने प्यारे प्यारे हरे हरे आम। हाय चकाचक 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 मेरे आम, हाय चकाचक 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 मेरे आम। चुड़ैल के गाने की वजह से काशी की आँख खुल जाती है और वो चुड़ैल को देखकर कहता है, ओए, तो तू है जो गांव के आम चुरा रही है? ओए चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती लोगों के आम चुराते हुए? अरे ये क्या, तुमने तो मुझे देख लिया। अब तुम मेरा सच गांव वालों को बता दोगे। अब तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। चलो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए चुड़ैल, तू पागल हो गई है क्या? ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, लोहे का औजार है, औजार। इससे आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और देख कैसे मजा चखाता हूँ मैं तुझे। काशी चुड़ैल के मुंह पर अपने 2.5 किलो का हाथ मार देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहुत दूर जाकर गिरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के कारण काशी के ऊपर वार करने वाली होती है, लेकिन काशी ने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी सभी शक्तियां लॉकेट के सामने हार जाती हैं और काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ता हुआ अपने घर से बाहर घसीटते हुए ले आता है। गाँव वालों, ये देखो, मैंने इस कच्चे आमों की भूखी चुड़ैल को पकड़ लिया है। ये आम की भूखी चुड़ैल हमारे गांव के सभी लोगों के घरों में आम की चोरी करती है और उन्हें खा जाती है। इसी की वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो गया है। अरे, मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। काशी भैया, संभल कर रहना, नहीं तो पता नहीं ये चुड़ैल तुम्हारा क्या करेगी। जब तक मेरा 2.5 किलो का हाथ मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे रोज आम खाने की भूख लगती थी, इसलिए मैं तुम लोगों के आम चोरी करती थी। मैं एक आम की पेड़ की चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरे आम के पेड़ के ऊपर आम नहीं आते। अब भला मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चुड़ैल, अपने आम की भूख मिटाने के लिए तूने हमें कितने दिनों से भूखा मार दिया। तेरी वजह से गांव का एक भी आदमी आम का बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अब तू बता, सीधी तरीके से यहाँ जाती है या फिर तेरी आम की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आइंदा कभी भी अपनी आम की भूख मिटाने इस गांव में नहीं आऊंगी। चल चुड़ैल, तुझे तेरी जगह पर छोड़ देता हूँ।
काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ के उसे जोर जोर से हवा में घुमाता है और गोल गोल घुमाकर उसे आम के बगीचे में फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सीधे अपने पेड़ पर आकर रुकती है और उस पेड़ से कभी भी नीचे कदम नहीं रखती। कुछ ही समय बाद चुड़ैल के पेड़ पर आम उगने शुरू हो जाते हैं और वो अब अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी भूख मिटाने लगती है। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल। रात के 10 बजने पर भी स्टेशन की पटरियों पर सैकड़ों ट्रेनों का आना जाना लगा हुआ था। स्टेशन पर टंगी घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंचती है, एक भयानक सी चुड़ैल सिर पर कच्चे आमों से लदी हुई टोकरी धरे प्रकट होती है और आवाज लगाकर कहती है, कच्चे कच्चे आम ले लो, ताजा ताजा खट्टा आम ले लो, सस्ता सस्ता आम ले लो। चुड़ैल आवाज लगाती है, पर स्टेशन एकदम सुनसान और वीरान होने की वजह से वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर चुड़ैल कहती है, लगता है आज मुझे आने में जरा देर हो गई, अभी तक एक भी कच्चे आमों की बिक्री नहीं हुई। ये कहकर कच्चे आम वाली चुड़ैल अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाने लगती है। तभी स्टेशन की पटरी पर एक ट्रेन आकर रुकती है और चुड़ैल फिर से आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चे कच्चे आम खा लो, ताजा हरा आम खा लो, रसीले खट्टे कच्चे आम खा लो। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल की आवाज ट्रेन में बैठी 2 सहेलियों के कानों में पड़ती है और वो कहती है, अरे ये कच्चा आम कौन बेच रहा है? अरे खिड़की का शीशा खोल कर रखेगी तो दिखेगा ना। वो जैसे ही ट्रेन की खिड़की को खोलती हैं, तभी एक औरत के सिर पर कच्चे आमों से लदी टोकरी को देखकर कहती है, अरे निशा देख, कच्चे आम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी ट्रेन खुलने में वक्त है। निशा ट्रेन से नीचे उतर जाती है कि तभी चुड़ैल तेजी में पैर बढ़ाते हुए चल पड़ती है और निशा आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ कच्चे आम वाली आंटी, रुको, मुझे कच्चे आम खरीदने हैं। कच्चा आम ले लो, खट्टा खट्टा आम ले लो। अरे ये कच्चे आम बेचने वाली औरत बहरी है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, फिर भी भागी जा रही है। निशा को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी ट्रेन चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन पटरी से ओझल होती है, तभी कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल पीछे पलट जाती है और निशा कहती है, ओह माय गॉड, तुम एक चुड़ैल हो, हेल्प हेल्प मी। तुम्हारे चीखने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम कच्चा मांग रही थी ना, लो खाओ। चुड़ैल उसे बहुत सताती है और बेरहमी से मारकर रात भर स्टेशन पर कच्चा आम बेचती है और उस बीच जो कोई भी उस चुड़ैल के शिकंजे में आता, वो उनको मौत के घाट उतार देती और सुबह होते ही इंसानी औरत में बदलकर गांव-गांव जाकर कच्चे आमों की बिक्री किया करती और शाम होने के साथ वो कच्चे आमों की भरी हुई टोकरी उठाकर स्टेशन की ओर भागती है, जहां वो देखती है कि एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ स्टेशन की बेंच पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर शातिर चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, वाह क्या बात है, एक साथ 2 शिकार। इतना कहकर कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चा आम ले लो, खट्टा मीठा आम खा लो, आओ और ले जाओ ताजा हरा कच्चा आम। अजय वो देखिए, वो औरत कच्चा आम बेच रही है, जाइए जाकर मेरे लिए लेकर आइए ना। अरे वो कच्चे आमों वाली औरत उतनी दूर है, ट्रेन किसी भी पल आती ही होगी। बात को मत टालिए, मेरे लिए ना सही तो होने वाले मुन्ना या मुनिया के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। जाइए ना, मेरा जी मिचला रहा है, कैरिया खाने का बड़ा मन कर रहा है, ले आइए ना। ठीक है, जाता हूँ। सुजीत जल्दबाजी में पैर बढ़ाकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे ओ कच्चे आम बेचने वाली औरत, कैसे दे रही हो ये कच्चे आम? चुड़ैल फटाफट से पीछे पलट जाती है और उसका रूप देखकर सुजीत डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और कहता है, अरे अम्मा मर गया रे, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ, ये आम बेचने वाली कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। चुड़ैल उसे मौत के घाट उतारकर वहां से गायब होकर अगले ही पल उसकी पत्नी रेखा के पास आकर रुक जाती है और कहती है, तुम्हें कच्चा आम खाने का मन कर रहा था ना, ये लो, मैं खुद चलकर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। कहो, कच्चे आम पर नमक मिर्च लगा कर दूं या फिर सादा? अरे चुड़ैल, एक तो तूने मेरे पति को मार दिया और फिर अब मुझे भी डरा रही हो। मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा, पर उससे पहले
आमों का स्वाद चख लो। चुड़ैल जैसे ही कच्चे आम को काटती है वो आम साधारण की जगह खूनी आमों जैसे लाल रंग के हो जाते हैं और चुड़ैल कहती है, ये साधारण कच्चे आमों की तुलना में बहुत असरदार है। इसे खाकर तुम्हारा कच्चा मन इन खट्टी कैरियों से एकदम मस्त हो जाएगा। खाओ। चुड़ैल रेखा को जबरदस्ती कच्चे आमों को खिलाती है और उसे खाते ही रेखा खून की उल्टियां करते हुए दम तोड़ देती है और चुड़ैल हंसते हुए कहती है, बेचारी कच्चे आमों को खाकर अपनी मौत के द्वारा उसका दाम चुका बैठी। दोनों को मौत के घाट उतारकर आतंकी चुड़ैल कच्चे आमों की टोकरी को फिर से सिर पर धरकर आवाज लगाते हुए कहती है, कच्चा है आम मेरा, कच्चा बादाम दे दो, तुम दाम खा लो, कच्चा खट्टा आम। कच्चा आम बेचने वाली चुड़ैल रात भर स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर चक्कर काटती है और जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं चुड़ैल कहती है, थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा, जल्दी से मुझे अपने उल्टे पैरों से भागना होगा। चुड़ैल स्टेशन से भागकर एक सुनसान सड़क किनारे चलने लगती है। तभी एक व्यक्ति शॉल ओढ़े उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, शिकार! वो भी सामने से चलकर मेरी तरफ आ रहा है, अभी पकड़ती हूँ। कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैल जैसे ही उस इंसान को छूती है तो उसे जोरदार झटका लगता है और व्यक्ति जैसे ही शॉल हटाता है उसके गले में रुद्राक्ष की माला और गेरुआ वस्त्र पहने देख चुड़ैल समझ जाती है और बाबा कहते हैं, क्या हुआ? मुझे स्पर्श करते ही झन्ना उठी? मैं कितने वक्त से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर तुम्हारी किस्मत साथ देती है जो तुम बच निकलती हो, पर आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा। ए बाबा, तू मुझे चेतावनी दे रहा है? चुड़ैल हूँ मैं, एक ही झटके में 440 वोल्ट का करंट निकलता है मुझसे। बता, क्या तू हर रात स्टेशन के लोगों को मारती है? तो मेरे मामले में मत पड़, वरना। ढीठ चुड़ैल को जिद पर अड़ा देखकर बाबा शक्तिशाली मंत्र जपने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, ए मैंगो के टिंगू बाबा, बस कर, मैं तुझे सब बताती हूँ। रीना नाम की एक औरत अपने पति हरीश के साथ स्वरूपगढ़ गांव में रहती थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक आम का घना सा पेड़ था, जो बाकी पेड़ों की तुलना में खूब फल देता था। उसका पति काफी बीमार था। घर का खर्च और पति के इलाज की दवाइयों के लिए वो स्टेशन पर अपने पेड़ों से आमों को तोड़कर कच्चा आम बेचती थी। आज भी वो जाते हुए कहती है, सुनो जी, मैं स्टेशन जा रही हूँ आमों को बेचने। धिक्कार है मेरे जीने पर, जो मेरे रहते हुए तुम घर बार चला रही हो। अरे आप बीमार हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। रीना कच्चे आमों की टोकरी उठाकर स्टेशन आकर आवाज लगाती है, पर बिक्री न होने के कारण वो कहती है, जाने किसका मुंह देखकर आई थी जो आज जरा भी कच्चे आमों की बिक्री नहीं हुई। तभी आमों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भाड़ लग जाती है और आमों को बेचने में उसे रात हो जाती है। फिर वो कहती है, देर से ही सही, आज अच्छी बिक्री हुई है, अब मुझे घर जाना होगा। ये कहकर वो घर चल पड़ती है। तभी रास्ते में एक छपरी गुंडा उसके पैसे छीनकर कहता है, जान प्यारी है तो इन पैसों को छोड़ दे, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तू नहीं मानेगी, मर फिर। गुंडा गुस्से में उसे चाकू मार देता है और वो वहीं मर जाती है। और फिर मैं चुड़ैल बन गई। वो होनी थी, पर मेरी क्या गलती थी? उन लोगों की भी कोई गलती नहीं जिन्हें तू मारती है। अब तुझे जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, सबको मार दूंगी। बाबा उसे बहुत समझाते हैं, पर चुड़ैल के ना मानने पर वो उसे अपने मंत्रों से बांध देते हैं और उसके कच्चे आमों की टोकरी के साथ उसे जलाकर राख कर देते हैं और चुड़ैल गायब हो जाती है। रात का समय था। जिंदलपुर गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में पुराना किला था। पुराने किले में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था, लेकिन पुराने किले में वो दोनों पति पत्नी कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि मुर्दे थे। उन दोनों की ही मौत कई अरसे पहले हो चुकी थी और इस तरह वो दोनों भूतिया पति पत्नी थे। उस हवेली में राघव की चुड़ैल पत्नी राघव भूत से बोलती है, राघव जी, मुझे जानवर चाहिए। अगर मुझे जानवर नहीं मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी।
आ गई समझ में? चंद्रिका, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं जानवर कहाँ से ला कर दूं? अरे जानवर इस जंगल में दिखेगा तभी तो मैं तुझे जानवर खिलाऊंगा ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जानवर नहीं लेकर आए तो मैं सच में तुम्हें खा जाऊंगी। और ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं तुम्हें नहीं खा पाई तो मैं तुम्हारे दोनों दरिंदों को खा जाऊंगी। अपनी और अपनी दरिंदों की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरे लिए जानवर लेकर आ जाओ। चंद्रिका, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। और भला इस तरह कौन करता है? चंद्रिका, चंद्रिका नाम है मेरा। ऐसा कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका चुड़ैल करती है। मेरे दरिंदों, चलो इस जानवर लेने के लिए हमें इस हवेली से बाहर निकलना होगा। इतना कहकर भूत और भूत के दो दरिंदे हवेली से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी पूरे जंगल में इधर से उधर भागने लगते हैं। भूत और दरिंदे भागते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां वो कुछ जानवरों को इधर से उधर खेलता हुआ देखते हैं। उन जानवरों को देख भूत अपनी दरिंदों से कहता है, देख रहे हो मेरे दरिंदों, ये जानवर किस तरह आपस में खेल रहे हैं। चलो चलकर इनके साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। हाँ हाँ भूत मालिक, हमें इस जानवरों के साथ जरूर खेलना चाहिए। नहीं नहीं मालिक, हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर चुड़ैल को खाने में जरा भी देरी हो गई तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने पहले ही हमें ये धमकी दे रखी है। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें इन जानवरों को पकड़ के उस चुड़ैल के पास लेकर जाना होगा, वरना वो हमें खा जाएगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में इस नालायक से शादी कर ली, और आज मरने के बाद भी वो मुझे सुकून से रहने नहीं देती। ये नहीं कि खुद का शिकार खुद ही करे। इतना कहकर भूत अपनी दोनों दरिंदों को जानवरों को उठाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो दोनों दरिंदे जानवरों को उठाते हैं और हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल गुस्से में तिल मिलाते हुए बोलती है, कहाँ है मेरा शिकार? अगर आज तुम लोग मेरे लिए शिकार नहीं लाए होगे तो काल देवता की कसम मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अरे डार्लिंग, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े 2 हिरन लाया हूँ। क्या तुम उसे खाकर अपना पेट नहीं भरोगी? कहाँ? जल्दी दो, मेरे पेट में भूख से बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। तो अपने पेट से उन चूहों को निकाल कर खा जाती ना। अब लोगों से इतनी मेहनत क्यों करवाई है तूने? तुझे जानवर खाना है या नहीं? अगर खाना है तो मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहे। इस तरह वो चुड़ैल एक हिरन अपने भूतिया पति को देती है और दूसरा हिरन खुद बड़े ही चाव से खाने लगती है। कुछ समय बाद वो दोनों उसी हिरन को खाकर खत्म कर देते हैं और हिरन की हड्डियों को अपनी दरिंदों के सामने फेंक देते हैं। अब सुबह होने वाली थी। सुबह की रोशनी देख चुड़ैल बोलती है, अरे जानो, सुबह होने वाली है, अब मुझे नींद आ रही है। चलो चलकर सो जाते हैं। बाकी ये दरिंदे तो हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं ही। भूत उसकी बात से सहमत हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल और भूत दोनों ही गायब हो जाते हैं और एक बार रात की चांदनी फिर उजागर होती है और उस चांदनी को देख चुड़ैल अपने पति से बोलती है, आज मेरा मन गांव में जाकर गांव के जानवरों को खाने का है, क्योंकि अब इस जंगल में जानवर नहीं बचे। क्यों राघव, क्या कहते हो तुम? हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो यहाँ से चलकर अब अपना आतंक हम गांव में फैला देते हैं। तो देर किस बात की जानो, चलो। इतना कहकर वो दोनों भूतिया पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मस्त मगन होकर गांव में निकल पड़ते हैं। गांव में जाने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपना आतंक बुरी तरह फैला देते हैं। वो कभी किसी के घर के कुत्ते को मारकर खा जाते तो किसी के घर की बकरी खा जाते। धीरे धीरे उन लोगों का यह आतंक बढ़ने लगा और उस आतंक को देख गांव के लोग आपस में बोलते हैं, अरे गांव वालों, यहाँ पर अब हमारी बकरियां, कुत्ते, गाय, भैंस सब चोरी हो रहे हैं। आखिर ये सब जा कहाँ रहे हैं? ये तो नहीं पता,
लेकिन अगर हमें इस चोर को पकड़ना होगा तो हमें पुलिस थाने में अर्जी देनी होगी। सभी गांव वाले अब उस औरत की बात से सहमत होते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर अपने जानवरों की चोरी की वारदात पुलिस को बता देते हैं और इस तरह गांव वालों की रिपोर्ट पुलिस अपने थाने में लिख लेता है। पुलिस जानवरों के चोर को ढूंढती है लेकिन उसको कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता और हार कर पुलिस इस केस को बंद कर देती है। लेकिन गांव वालों के मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि आखिर कौन है जो गांव के जानवरों को गायब कर रहा है। अब रात के समय दोनों भूतिया पति पत्नी एक बार फिर गांव में आते हैं और गांव में एक भी जानवर को ना देखकर दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर तो एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या कहूँगी? मैं इन इंसानों को नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इन्हें भी खा जाऊंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर अब सभी गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो एक चुड़ैल को अपने गांव के अंदर पाते हैं। ये देख गांव की गंगा बोलती है, अरे दादा, यहाँ पर तो एक भूत और भूतनी है। हम तो सोच रहे थे कि कोई इंसान हमारे जानवरों को चुरा चुरा कर ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई इंसान नहीं बल्कि ये दोनों भूतिया पति पत्नी हमारे जानवरों को चुरा चुरा कर खा रहे हैं। गंगा की बात सुनकर भूत बोलता है, हाँ, हम ही वो लोग हैं जो जानवरों को चुरा चुरा कर खा रहे हैं। तुम हमें रोक सकती हो तो रोक के दिखा दो। इस तरह वो भूतिया पति पत्नी गांव के लोगों पर भी अब हमला करना शुरू कर देते हैं और अंधाधुंध लोगों को मारने लगते हैं। ये सब देख गांव वालों के मन में खौफ बैठ गया था और सभी गांव वाले अब दौड़ते हुए अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। और कुछ समय बाद जब सुबह होती है तो ये बात सरकार को पता चल जाती है कि वहाँ पर कोई भूतिया पति पत्नी उस गांव के ऊपर अपना आतंक फैला रहे हैं और इसीलिए सरकार गांव वालों को उस गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट कर देते हैं और उस गांव और उस जंगल को बैन कर देते हैं। और इस तरह वो चुड़ैल और भूत किसी भी इंसान के जानवरों को मारकर नहीं खा सके, क्योंकि वहां पर ना तो कोई इंसान था और ना ही जानवर। गरीब भिखारी की जादुई झोपड़ी। अरे सुनो भाई, इस भिखारी को कुछ खाने को दे दो। गोपालगंज गांव में भीखू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। वो हर दिन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना पेट भरता और गांव के बरगद के नीचे सो जाया करता था। एक रात गांव में जोरदार बरसात पड़ती है। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे पास सिर छुपाने की इसके अलावा और कोई आसरा भी नहीं है राम। भीखू पूरी रात बरसात में ठिठुरते हुए हाथ पांव सिकोड़कर बैठा रहता है और सवेरे मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठता है। तभी एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। भिखारी उसके आगे हाथ फैलाकर कहता है, सुनो, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखा हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस भोग का ये प्रसाद है। शिव के झूठन से बड़ा तो कोई 56 भोग हो ही नहीं सकता, तुम मुझे यही दे दो। भीखू भिखारी उसके दिए हुए फलों को बैठकर खाने लगता है कि आराधना कहती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ जिसका न कोई घर है न कोई ठिकाना। मेरा घर पास में ही है। कल मेरे घर मेरे जन्म के अवसर पर बड़ा उत्सव है, तुम आना चाहोगे? तब तो वहाँ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी होंगे। मैं जरूर चाहूंगा। अगले दिन भीखू फटे मैले कपड़ों में आराधना के जन्म समारोह पर पहुंचता है, जहां बड़े बड़े रिहायशी लोग मौजूद होते हैं। तभी चमचमाती ड्रेस पहने आराधना भीखू का हाथ थामकर उसे अपने पिता के पास लाती है। डैडी, मुझे आपको एक खास शख्स से मिलाना है। ये है मेरा नया दोस्त। रघुवीर उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहता है, आराधना, ये किस भिखारी को उठा लाई हो? इस फकीर की औकात नहीं हम करोड़पति के बीच में खड़े होने की। रघुवीर भीखू को बहुत जलील करता है और उसे बाहर खदेड़ देता है।
उस रात आराधना मखमल के बिछौने पर सोई कहती है, पता नहीं इस वक्त भीखू पर क्या बीत रही होगी। अगली भोर आराधना मंदिर पहुंचती है कि भीखू उसे देख भागने लगता है। भीखू मुझे माफ कर दो। अरे मुझ गरीब से दूर रहो मैम साहब, मैं ही मूर्ख था जो अपनी औकात भूलकर तुम्हारी खुशियों में शरीक होने चला गया था। पिताजी के दुर्व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे मुंह मत मोड़ो। दोनों के लिए शिकवे भुला देते हैं। अब हर दिन आराधना मंदिर में दर्शन के लिए आती और घंटों भीखू के साथ समय बिताया करती, उसके लिए खाना लाया करती। पर यह खबर उसके पिता रघुवीर को पता चलते ही वो कहता है, अब से तुम इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखोगी। डैडी, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तुम जो उस सड़क छाप भिखारी से आशिकी लड़ा रही हो, उसकी खबर मिल चुकी है मुझे। इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दो, अब इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। आधी रात आराधना दबे पांव घर से भागकर भीखू के पास चली आती है। अरे आराधना, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं गरीब भिखारी तुम्हें क्या खुशी दूंगा। मेरे पास न रहने की छत है, न तुम्हें खिलाने के लिए खाना। दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे हर सितम दुख मंजूर है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं गरीबी में भी जी लूंगी भीखू। दोनों मंदिर में फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधकर गांव से थोड़ी दूर चलते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। दुनिया की भीड़ से दूर हम यहीं अपना छोटा सा आशियाना बनाएंगे। दोनों लकड़ियों और घास फूस के सहारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन भीखू आराधना को एक टक निहारने लगता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, कल तक महलों में रहने वाली मुझ भिखारी से शादी करके झोपड़ी में रह रही है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भीखू हर दिन पेड़ से फल तोड़ कर लाता और दोनों वही खाकर अपना पेट भरते थे। उसने कई जगह काम की तलाश की, पर उसके हाथ निराशा के सिवा कुछ न लगा। एक दिन जब वो फल लिए चला आ रहा था तो उसकी नजर एक घायल बाबा पर गई। अरे ये तपस्वी तो काफी जख्मी है। वो उन्हें अपनी झोपड़ी में लाकर उनकी देखरेख करता है। कुछ दिन बाद बाबा को होश आता है। प्रणाम बाबा। तो तुम दोनों ने मेरी सेवा सहाय की है, आयुष्मान भवा। बाबा आंखें बंद करके जैसे ही उनके माथे पर हाथ धरे हैं, वो उनकी बदहाली को भाप जाते हैं और मन में कहते हैं, इनका जीवन तो थोड़ी ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हो रहा है। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, ईश्वर तुम्हें बहुतायत का वारिश बनाए। बाबा अपने कमंडल के जल का छिड़काव उनकी झोपड़ी में करके वहां से चले जाते हैं। अचानक उनकी घास फूस की झोपड़ी सोने की जादुई चमचमाती झोपड़ी में बदल जाती है, जिसे देख दोनों के मुंह खुले रह जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? फिर झोपड़ी के अंदर की जगह अपने आप सरक कर चौड़ी हो जाती है। अरे ये झोपड़ी एकदम महल जितनी बड़ी कैसे हो गई? जरूर वो तपस्वी कोई देवता थे। भूख के मारे पेट में खलबली मची हुई है, काश कुछ खाने को मिल जाता। भीखू के कहते ही झोपड़ी की छत से अचानक तेज रोशनी प्रकट होते ही उनके पास ढेर सारा खाना आ जाता है। ये तो सचमुच एक जादुई झोपड़ी है जो हमारी मांग को पूरी करती है। उस रात दोनों खा पीकर बड़े ही चैन से सोते हैं। अगली भोर आराधना कहती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं बचे। क्या ये जादुई झोपड़ी मुझे कपड़े दे सकती है? ये जादुई झोपड़ी हमें नए कपड़े दे। जादुई झोपड़ी उन्हें दर्जनों रंग बिरंगे नए कपड़े देती है। ये जादुई झोपड़ी तो हमारी हर बात मानती है। समय गुजरता है। एक सवेरे दोनों टहलने के लिए जंगल से बाहर निकलते हैं, जहां एक औरत सड़क पर पड़ी मदद की गुहार लगाती है। अरे कोई मदद करो। अरे वो औरत बड़ी परेशान लग रही है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। दोनों उसके पास आकर उसका हाल पूछते हैं। क्या हुआ काकी, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये मेरी बच्ची है, इसका शरीर बुखार से तप रहा है कि मुझ अभागन के पास एक भी पूटी कौड़ी नहीं जो इसका इलाज करा सकूं। हमारे साथ चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। भीखू उस मरियल बच्ची को उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। जादुई झोपड़ी, मुझे ऐसी असरदार दवाई दो जिससे कि यह बच्ची एकदम ठीक हो जाए। जादुई झोपड़ी अपने अंदर से जड़ी बूटियों से बनी दवाई प्रकट करती है।
दवाई के पिलाते ही वो बच्ची उठ खड़ी होकर कहती है, देखो दादी, मैं ठीक हो गई। नेहा मेरी बच्ची, ये कैसी जादुई झोपड़ी है जो एकदम बर्फ जैसी शीतल है। इसकी असरदार दवाई से मेरी पोती एकदम टनाटन हो गई। तुम्हारा शुक्रिया। वो औरत अपनी पोती के साथ चली जाती है। एक दिन एक भिखारी उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाकर कहता है, कोई है इस सोने की झोपड़ी में? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं हफ्तों का भूखा हूँ। भिखारी और कोई नहीं बल्कि आराधना का पिता होता है। पिताजी, आप इन हालातों में? तुम मुझे छोड़कर क्या गई? तेरा पिता फकीर बन गया। शायद ईश्वर ने मुझे एक गरीब को नीचा दिखाने की सजा दी है। ससुर जी, मेरे मन में आपके लिए कोई रंजिश नहीं। ये जादुई झोपड़ी पिताजी को उनके पहले हालात वापस लौटा दे। जादुई झोपड़ी जंगल से उखड़कर रघुवीर को अपने अंदर सवार करके हवा में लहराती हुई उसके घर तक छोड़ आती है। बिटिया, क्या बीती बातें भूलकर हम दोबारा एक साथ नहीं रह सकते? पिताजी, हम यहाँ की भीड़ भाड़ से दूर जंगल में बसे अपनी झोपड़ी में बेहद खुश हैं। जादुई झोपड़ी उन्हें अपने अंदर समाकर वापस से जंगल में आ जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और जब भी कोई जरूरतमंद गरीब उनकी झोपड़ी के पास आता तो वो उनकी मदद किया करते थे।